हेलो, गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। संत कृपाल सीनियर सेकेंडरी स्कूल की ऑनलाइन क्लासेज में आपका हार्दिक अभिनंदन है। विज्ञान के लेक्चर नंबर 5 में मानव पाचन तंत्र से आगे पाचन ग्रंथियां आती हैं। पाचन ग्रंथियों के बारे में हम आज अध्ययन करेंगे। कल मैंने दूसरे चैप्टर मानव तंत्र में मनुष्य का पाचन तंत्र समझाया था। आज पाचन तंत्र समझाने के बाद में पाचन ग्रंथियां जो भोजन के पाचन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं, इन सभी पाचन ग्रंथियों के बारे में अध्ययन करेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, आशा करता हूं कि आपने कल तक जो मैंने कराया था वो आपने फेयर कॉपी में नोट डाउन कर लिया होगा। यहाँ से आगे भोजन के पाचन होने के उपरांत हमारे शरीर के अंतर्गत भोजन का जो पाचन किया जाता है, पाचन ग्रंथियां बहुत कार्यरत सक्रिय रूप में रहती हैं। इन पाचन ग्रंथियों में मुख्य रूप से मानव शरीर के पाचन तंत्र में 3 प्रकार की पाचन ग्रंथियां कार्यरत होती हैं। इनमें पहली जो पाचन ग्रंथि आती है वो लार ग्रंथि आती है। और लार ग्रंथि मनुष्य के सामने जैसे ही भोजन आता है, भोजन आने के उपरांत लार ग्रंथियां सक्रिय हो जाती हैं। और भोजन जैसे हम भोजन करते हैं तो भोजन में लार सक्रिय होने के उपरांत एक बोलस बनता है और श्लेष्मिक आवरण आने के बाद में भोजन को लसलसा बनाया जाता है। भोजन जैसे ही लसलसा होता है, लसलसा भोजन चबाने के दांतों के माध्यम से चबाने के द्वारा जब चबाया जाता है तो उसके बाद में ये भोजन ग्रसनी के माध्यम से निगल के ग्रसनाल में पहुंचा दिया जाता है। तो डियर स्टूडेंट्स, पाचन ग्रंथियों में पहली पाचन ग्रंथि आती है लार ग्रंथि। और लार ग्रंथि जो होती है ये मनुष्य के पाचन तंत्र में तरल सीरमी तरल का निर्माण करती है। यह ग्रंथि मुख में लार उत्पन्न करने का कार्य करती है और भोजन को लसलसा बनाने का कार्य करती है। लार ग्रंथि मुख्य रूप से 3 प्रकार की होती है। पहली ग्रंथि आती है कर्णपूर्व ग्रंथि, जैसा कि इसका नाम है कर्णपूर्व ग्रंथि। कर्णपूर्व यानी कि कान से पहले, यानी इस भाग में, यहाँ इस भाग में कर्ण के नीचे वाले भाग में कर्णपूर्व ग्रंथि पाई जाती है। और इस ग्रंथि का जो मुख्य कार्य होता है कर्णपूर्व ग्रंथि का, यह सीरमी तरल का स्राव करने का कार्य करती है। और यह गालों में कर्ण के निचले हिस्से में पाई जाती है, यानी कान का नीचे का यह हिस्सा इस हिस्से में पाई जाती है। इसके बाद में लार ग्रंथि का जो दूसरा प्रारूपिक रूप होता है वो होता है अधोजंब या अभिचिबुक ग्रंथि। अधोजंब, जंब बोलते हैं ठोड़ी वाले हिस्से को, चिबुक संस्कृत की भाषा में चिबुक ठोड़ी को कहा जाता है। और ठोड़ी अधोजंब यानी इसका ये वाला जो पार्ट होता है, नीचे वाला जो हिस्सा होता है, यहाँ पर ये ग्रंथि पाई जाती है, अधोजंब या अभिचिबुक ग्रंथि। और ये एक मिश्रित ग्रंथि होती है जो श्लेष्मिक श्रावण करने का कार्य करती है, यानी भोजन को चिपचिपा लसलसा बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका इसकी निभाई जाती है। और तीसरा प्रकार है लार ग्रंथि का अधोजिह्वा ग्रंथि। अधोजिह्वा ग्रंथि जो होती है ये मनुष्य के मुख के जीभ के नीचे वाले हिस्से में, मनुष्य के मुख के जीभ के नीचे वाले हिस्से में अधोजिह्वा ग्रंथि पाई जाती है। और इस ग्रंथि का कार्य भी होता है श्लेष्मिक श्रावण करने का, यानी कि श्लेष्मिक श्रावण करती है। यह भी भोजन में विभिन्न, जब लार सक्रिय होती है तो उसके साथ में भोजन में जो एंजाइम सक्रिय होता है, लाइसोजाइम एंजाइम जो सक्रिय होता है, उसको बोलस बनाने का और एक टारगेशन बनाने का कार्य करती है। और उसको लसलसा बनाने के उपरांत भोजन को आगे की ओर पहुंचाने का कार्य करती है। दूसरी जो ग्रंथि आती है पाचन तंत्र के अंतर्गत पाचन ग्रंथियों में, वो आती है अग्नाशय ग्रंथि। और अग्नाशय ग्रंथि जो होती है ये एक प्रकार की मिश्रित ग्रंथि होती है। अग्नाशय ग्रंथि एक प्रकार की मिश्रित ग्रंथि होती है। अब इसको मिश्रित ग्रंथि क्यों कहा है? क्योंकि इसमें अंतःस्रावी रूप भी होता है, अंतःस्रावी रूप भी होता है और बहिस्रावी रूप भी होता है। बहिस्रावी रूप, अंतःस्रावी रूप में ये इंसुलिन व ग्लूकेगॉन हार्मोन का, इंसुलिन व ग्लूकेगॉन हार्मोन का निष्कासन करती है। और बहिस्रावी रूप में ये अग्नाशयी रस का निष्कासन करती है। इसलिए इस ग्रंथि को
इसलिए इस ग्रंथि को मिश्रित ग्रंथि कहा जाता है। तो डियर स्टूडेंट्स, अगर यदि प्रश्न बनता है कि अग्नाशय ग्रंथि को मिश्रित ग्रंथि क्यों कहा जाता है, क्योंकि अग्नाशय ग्रंथि अंतःस्रावी हार्मोन का निष्कासन भी करती है, उसके अलावा बहिस्रावी रूप में भी हार्मोनिक विश्लेषण करने का कार्य करती है। अंतःस्रावी रूप में यह ग्रंथि इंसुलिन और ग्लूकेगॉन हार्मोन का निष्कासन करती है और बहिस्रावी रूप में यह अग्नाशय रस का निष्कासन करती है। इसलिए अग्नाशय ग्रंथि को मिश्रित ग्रंथि कहा जाता है। अग्नाशय ग्रंथि मुख्य रूप से यकृत, ग्रसनी और तिल्ली से घिरी हुई होती है। यकृत, ग्रसनी और तिल्ली। मनुष्य का जो पाचन तंत्र होता है, पाचन तंत्र में कल मैंने कराया था अग्नाशय, और अग्नाशय अमाशय वाला जो भाग होता है, अमाशय के ठीक नीचे अग्नाशय स्थित होता है और अग्नाशय, ग्रसनी और तिल्ली, इन तीनों के मध्य में ये अग्नाशय ग्रंथि घिरी हुई होती है और इसकी जो औसतन जो लंबाई होती है वो 6 से 8 इंच की होती है। अग्नाशय ग्रंथि की औसतन लंबाई 6 से 8 इंच की होती है और ये यू आकार की होती है। इस ग्रंथि के द्वारा स्रावित एंजाइम आंतों में, जो हमारी छोटी आंत और बड़ी आंत होती है, खास करके छोटी आंत में ये ग्रंथि, छोटी आंत में प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और वसा का पाचन करने में मदद करती है। इस ग्रंथि से इंसुलिन और ग्लूकेगॉन जो हार्मोन होते हैं, इंसुलिन और ग्लूकेगॉन जो हार्मोन होते हैं, ये हमारे रुधिर में शर्करा की मात्रा, रुधिर में शर्करा की मात्रा का नियमन करते हैं। अर्थात मेरा कहने का मतलब यह है डियर स्टूडेंट्स कि ये जो ग्रंथियां होती हैं, ये ग्रंथि रुधिर के अंतर्गत इंसुलिन और ग्लूकेगॉन जो हार्मोन होता है, अग्नाशय ग्रंथि द्वारा स्रावित होने वाले ये हार्मोन होते हैं, ये हार्मोन दोनों प्रॉपर रूप से कार्य करते हैं। और जब ये हार्मोन दोनों में एक तरीके का समायोजन होता है, ये हार्मोन समायोजन करने के बाद में मानव के रुधिर में शर्करा की जो मात्रा होती है, शक्कर की जो मात्रा होती है, उसकी मात्रा को बराबर बनाए रखने का कार्य करते हैं। यदि रुधिर में इन हार्मोन्स की कमी हो जाए, तो यदि रुधिर में, मानव के रुधिर में ये हार्मोन्स कम हो जाए, तो व्यक्ति मधुमेह रोग, मधुमेह या डायबिटीज, मधुमेह या डायबिटीज का रोगी हो जाता है, मधुमेह या डायबिटीज का रोगी हो जाता है। तो अग्नाशय ग्रंथि को मिश्रित ग्रंथि कहा जाता है, क्योंकि ये ग्रंथि इंसुलिन और ग्लूकेगॉन हार्मोन का निष्कासन करती है। उसके अलावा बहिस्रावी रूप में ये ग्रंथि अग्नाशय रस का निष्कासन करती है। इस ग्रंथि के माध्यम से ये ग्रंथि जो होती है यकृत, ग्रसनी और तिल्ली के मध्य में घिरी हुई होती है। इसकी जो सामान्यतः लंबाई होती है वो 6 से 8 इंच होती है और इसका सामान्यतः आकार जो होता है वो यू आकार का होता है। इस ग्रंथि के द्वारा स्रावित एंजाइम्स जो होते हैं हमारी आंतों के अंतर्गत प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और वसा का पाचन करने में ये मदद करते हैं। तीसरी जो ग्रंथि आती है पाचन तंत्र के अंतर्गत वो आती है यकृत ग्रंथि। यकृत ग्रंथि, डियर स्टूडेंट्स, ये जो ग्रंथि है ये मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कहलाती है। सबसे बड़ी ग्रंथि, ये मानव शरीर की सबसे बड़ी महत्वपूर्ण ग्रंथि होती है और यह ग्रंथि मध्य पट के नीचे लगभग त्रिकोणाकार अंग में होती है। इसका जो आकार होता है यकृत का वो त्रिकोणाकार रूप होता है। ये इस तरीके का आकार पाया जाता है इसका, यहां इस तरीके से इसके आकारिक रूप होती है। तो यह ग्रंथि लगभग त्रिकोणाकार रूप में पाई जाती है और यकृत करीब 1 लाख छोटी संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाइयों के द्वारा निर्मित होता है, जिनको यकृत पालिकाएं कहा जाता है। और ये यकृत पालिकाएं जो होती हैं ये पित्त का निर्माण करती हैं मानव के भोजन के पाचन के दौरान। और जो पित्त का निर्माण होता है वो पित्ताशय में जाकर के एकत्रित हो जाता है। तो पित्त का निर्माण होने के बाद में इनका भंडारण कहाँ होता है? पित्त का निर्माण, इसका जो कार्य होता है वो पित्त का निर्माण करना और भंडारण होता है इसका पित्ताशय में। डियर स्टूडेंट्स, पाचन ग्रंथियां मूल रूप से 3 प्रकार की पाचन ग्रंथियां पाई जाती हैं और ये तीनों प्रकार की पाचन ग्रंथियों में पहली जो ग्रंथि है लार ग्रंथि, दूसरी जो ग्रंथि है वो अग्नाशय ग्रंथि है और तीसरी ग्रंथि जो काम में ली जाती है मानव के पाचन तंत्र के अंतर्गत वो यकृत ग्रंथि काम में ली जाती है। लार ग्रंथि मनुष्य के तरल सीरमी पदार्थ का निष्कासन करने का कार्य करती है
ये मुख्य रूप से 3 प्रकार की होती है। कर्णपूर्व ग्रंथि जो कान के नीचे होती है, अधोजन्म ग्रंथि जो मनुष्य के जन्म यानी कि थोड़ी वाले नीचे हिस्से में पाई जाती है, अधोजिह्वा यानी जीभ के नीचे वाले भाग में पाई जाती है। तो इस तरीके से ये सभी तीनों ग्रंथियां मनुष्य के पाचन में प्रॉपर रूप से नियमित रूप से कार्य करती हैं, जिसके माध्यम से भोजन का पाचन होता है। डियर स्टूडेंट्स, इसके बाद में भोजन के पाचन की जो क्रियाएं जो शुरू होती हैं, मुख्य रूप से भोजन का पाचन कहां से शुरू होता है? तो मुख्य रूप से भोजन का पाचन की जो शुरुआत होती है वो पाचन मुख गुहा से शुरू होता है, और मुख गुहा में शुरू होने के उपरांत भोजन के पाचन की जो क्रिया होती है वो जाके एट लास्टली अपने बड़ी आंत में जाकर के धीरे धीरे समाप्त हो जाती है, और बड़ी आंत का जो मलद्वार वाला जो भाग होता है, रेक्टम वाला जो भाग होता है, उस भाग के द्वारा अपशिष्ट पदार्थों का निष्कासन कर दिया जाता है। तो मनुष्य का अगला जो इसके इन तीनों ग्रंथियों के बाद में अगला जो टॉपिक जो शुरू होता है वो टॉपिक शुरू होता है भोजन का पाचन। भोजन के पाचन में भोजन का पाचन, भोजन के पाचन की जो शुरुआत होती है वो मुख गुहा से होती है। मुख गुहा यानी कि जैसे ही भोजन सामने आता है तो भोजन सामने आते ही मनुष्य की लार ग्रंथियां सक्रिय हो जाती हैं, और ये लार ग्रंथियां सक्रिय होने के उपरांत हम लोग जब भोजन ग्रहण करते हैं तो भोजन के साथ में दांतों के माध्यम से भोजन छोटे छोटे टुकड़ों में विभाजित कर दिया जाता है, और विभाजन करने के बाद में इसके साथ में लार ग्रंथियां सक्रिय हो जाती हैं, और लार के साथ में एक विशेष प्रकार का एंजाइम जिसको टाइलिन एंजाइम कहा जाता है, या मैं कह दूं लाइसोजाइम एंजाइम। टाइलिन या लाइसोजाइम एंजाइम जो होता है ये भोजन लार के साथ में मिलकर भोजन को जीवाणु मुक्त करने का कार्य करता है, और जीवाणु मुक्त करने के उपरांत भोजन को विभिन्न प्रकार से पचाने का कार्य करता है। एक तरीके से यहां से भोजन को आगे भेजने का कार्य करेगा। जब ये भोजन लसलसा हो जाता है तो आसानी से क्रमांकुंचन गति के माध्यम से आसानी से निगलने में सहायता प्रदान हो जाती है। तो पाचन के मूल रूप में विभिन्न प्रकार के एंजाइम पाए जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे कार्बोहाइड्रेट का जो पाचक होता है, कार्बोहाइड्रेट का पाचक। अब कार्बोहाइड्रेट किन किन पाचकों के माध्यम से पचता है? तो एमाइलेज, माल्टेज और सुक्रेज। एमाइलेज, माल्टेज और सुक्रेज, इन एंजाइमों के माध्यम से कार्बोहाइड्रेट का पाचन होता है। कार्बोहाइड्रेट भोजन के अंतर्गत जो भी कार्बोहाइड्रेट हम ग्रहण करते हैं तो ये एंजाइम इसको पचाने का कार्य करते हैं। दूसरा है इसमें प्रोटीन का पाचन, प्रोटीन का पाचन, और प्रोटीन के पाचन करने में जो एंजाइम मुख्य रूप से महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं उनमें ट्रिप्सिन, काइमोट्रिप्सिन व पेप्सिन, ये प्रोटीन का पाचन करने का कार्य करते हैं। फिर इसके बाद में आता है वसा का पाचन। वसा का पाचन, भोजन के पाचन में जो वसा का पाचन किया जाता है वो डियर स्टूडेंट लाइपेज एंजाइम के माध्यम से किया जाता है। और इसके बाद में न्यूक्लियेज जितने होते हैं, न्यूक्लियेजेस, इनका जो पाचन करने का जो कार्य किया जाता है वो न्यूक्लियोटाइड न्यूक्लियोटाइडेज व न्यूक्लियेजेस। तो डियर स्टूडेंट हमारे भोजन के ये क्या हैं? ये सभी पोषक तत्व माने जाते हैं। ये इन्हीं का रूप होता है। तो ये सब भोजन के पाचक तत्व माने जाते हैं, यानी भोजन के अंतर्गत पोषक तत्वों में काउंट किए जाते हैं। प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, खनिज लवण, विटामिन, तो ये सब इनमें किए जाते हैं। इनमें मुख्य रूप से कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा, ये जब हम भोजन के दौरान ग्रहण करते हैं तो भोजन के दौरान जब ये ग्रहण किए जाते हैं तो कार्बोहाइड्रेट का जो पाचन किया जाता है, तो कार्बोहाइड्रेट का पाचन मुख्य रूप से एमाइलेज, माल्टेज और सुक्रेज एंजाइम के माध्यम से होता है। दूसरा प्रोटीन का पाचन जो किया जाता है, प्रोटीन का भोजन के दौरान जब हम प्रोटीन ग्रहण करते हैं तो इसका पाचन करने का कार्य ट्रिप्सिन, काइमोट्रिप्सिन और पेप्सिन एंजाइम करते हैं। वसा का पाचन जब किया जाता है तो वसा का पाचन लाइपेज एंजाइम करता है।
और न्यूक्लियोजेज का जो पाचन करने की जो क्रियाएं होती हैं उसमें न्यूक्लियोटाइडेज व न्यूक्लियोजेज ये इसमें मूल रूप से सक्रिय होते हैं। तो भोजन को चबाने व लार के साथ मिलाने का कार्य जो मूल रूप से होता है वो कार्य मुख गुहा का होता है। भोजन को चबाने का कार्य और लार के साथ में तरल सीरमी बनाने का जो कार्य किया जाता है वो मुख गुहा संपादित करती है, इसको लसलसा बनाती है, आसानी से इसको ग्रासनाल में भेजने का कार्य करती है और भेजने के बाद में ये मूल रूप से HCl अम्ल का यहाँ से भोजन जैसे मुख गुहा में ग्रहण कर लिया जाता है तो ग्रहण करने के दौरान ये भोजन मनुष्य के मुख गुहा से ग्रसनी में होते हुए ग्रासनाल में जाता है। ग्रासनाल से ये भोजन आमाशय के अंतर्गत पहुंचता है। आमाशय में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल सक्रिय होता है, उसके साथ साथ भोजन को पचाने की जो क्रिया होती है वो शुरू हो जाती है और ये एंजाइम्स जो होते हैं पेप्सिन, रेनिन, लाइपेज, ये एंजाइम सक्रिय होना शुरू हो जाते हैं। यहां से एंजाइम सक्रिय होने के उपरांत भोजन आमाशय से छोटी आंत में जाता है और छोटी आंत में भोजन जाने के उपरांत यहाँ पे भोजन की संपूर्ण पाचन की क्रिया कंप्लीट हो जाती है छोटी आंत के अंतर्गत। छोटी आंत में कार्बोहाइड्रेट, वसा और प्रोटीन इनका पूर्ण पाचन कर लिया जाता है। पूर्ण पाचन होने के उपरांत जितना भी बचा हुआ जो अपशिष्ट होता है, खास करके खनिज लवण और इन पदार्थों को, जल और खनिज लवण, इनका जो अवशोषण करने का जो कार्य होता है डियर स्टूडेंट्स, तो ये कार्य जो किया जाता है ये बड़ी आंत के माध्यम से किया जाता है। बड़ी आंत भोजन के पाचन में भोजन को पचाने का कार्य ना करके केवल जल और खनिज लवणों का अवशोषण करने का कार्य करती है। इनके बाद में शेष बचा हुआ जो भोजन होता है, शेष बचा हुआ जो अपशिष्ट होता है वो अपशिष्ट अंग मलद्वार अर्थात रेक्टम के द्वारा निष्कासित कर दिया जाता है। डियर स्टूडेंट, भोजन का जो पाचन तंत्र है इस संपूर्ण पाचन तंत्र में मनुष्य के पाचन तंत्र के अंगों के साथ साथ पाचन ग्रंथियां बराबर रूप से कार्यरत होती हैं। भोजन के पाचन की जहां से शुरुआत होती है पाचक रस वहीं से शुरू हो जाते हैं और ये पाचक रस मिलकर भोजन के पचाने का कार्य वहीं से शुरू कर देते हैं। अर्थात भोजन जैसे हम लोग ग्रहण करते हैं, भोजन सामने आया, भोजन को सामने आते कभी कभार देखते भी हैं डियर स्टूडेंट्स कि अगर हमारी इच्छा के अनुसार यदि भोजन सामने रखा हुआ है तो ऐसी कंडीशन में ये भोजन देखते ही मुख में लार का उत्पन्न होना, तो ये लार जो उत्पन्न होती है इसमें मुख्य रूप से जो ग्रंथियां सक्रिय होती हैं वो लार ग्रंथि सक्रिय होती है। ये लार ग्रंथि के साथ में टाइलिन एंजाइम सक्रिय होता है और ये टाइलिन एंजाइम जो होता है ये लसलसा करने का कार्य करता है। एमाइलेज एंजाइम और या टाइलेज एंजाइम भोजन को लसलसा बनाने का कार्य करता है। हम देखते हैं जैसे भोजन ना करने की स्थिति में यदि व्यक्ति के द्वारा किसी स्थान पर थूका गया तो वो सामान्य तरीके से नॉर्मल तरीके से थूक दिया जाता है, लेकिन यदि भोजन करने के बाद में यदि हम लोग को लार बनने का कार्य शुरू हो जाता है, लार की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। तो डियर स्टूडेंट्स, यहां से आगे का जो टॉपिक है वो टॉपिक आता है फिर श्वसन का। यहां से आगे ये केवल पाचन ग्रंथियां थी, पाचन ग्रंथियों के बाद में यहां से आगे का जो टॉपिक है वो श्वसन तंत्र का शुरू हो जाता है। तो जितना मैंने आज कराया डियर स्टूडेंट उसको नोट डाउन करने के लिए पीडीएफ में ग्रुप के अंतर्गत डाल दूंगा। यहां से आगे का जो टॉपिक है श्वसन तंत्र का वो आगे कल कराऊंगा। धन्यवाद।